नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की। दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर मेजर पेपर 4 का सिलेबस स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, मेजर पेपर 4 में भारत का इतिहास 300 ईसा पूर्व से लेकर के 580 ईस्वी तक का इतिहास वर्णन है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को स्पेशली पूरा का पूरा चंद्रगुप्त यानी मौर्य पीरियड, उसके बाद मौर्योत्तर पीरियड और उसके बाद गुप्ता काल को पूरा पढ़ना है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी हम लोग आज से थर्ड सेमेस्टर का कोर पेपर यानी मेजर पेपर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा और वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिखाया तो मैं ये पूरा सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, आप लोगों को पूरा लास्ट तक पढ़ाऊँगा। दोस्तों, ऐसे में मेरा थोड़ा शेड्यूल हमेशा बिगड़ जाता है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस रहा तो मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम लोग 4th पेपर का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मौर्य पीरियड को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मौर्य पीरियड को जानने के लिए हम लोग उसका बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका उत्पत्ति किस जगह से हुआ, और वो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों मौर्य पीरियड को पढ़ना। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य कैसे बना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ। यानी 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व में एक साम्राज्यवादी आंदोलन कह सकते हैं, उस आंदोलन के दौरान पूरा भारत महाजनपदों में बंट गया था। ठीक है, तो ये जो महाजनपद थे, महाजनपदों की कितनी संख्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये जो मगध महाजनपद था ये एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा था। ठीक है, और इसका बहुत सारा कारण था कि जो मगध साम्राज्य था वो इतना पॉपुलर हुआ और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, उसमें प्रमुख जो शासक हुए उनको, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद को दिया जाता है उनका श्रेय। ठीक है, इन शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करना और इसे मजबूत करने के लिए सभी उचित साधनों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मगध की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण भी श्रेष्ठता बढ़ी। यानी जो मगध का स्थिति था दोस्तों, मगध ऐसे जगह पे लोकेट था यानी अवस्थित था जहाँ 2 साइड में नदियाँ बहती है, यानी कोई अटैक करना उतना आसानी से अटैक नहीं कर सकता। साथ ही साथ वहाँ कृषि व्यवस्था भी बहुत अच्छा था, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यहाँ पर जो हाथियों का दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा, हाथियाँ बहुत मिलता था। और पहले के ज़माने में दोस्तों हाथियों से युद्ध लड़ा जाता था। माना जाता है कि जो हाथी होते थे वो सैनिक, अगर कोई छोटा मोटा सैनिक लेकर के आता तो उनको तो रौंद करके रख देता था। ठीक है, तो इसलिए जो मगध साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। इनका क्या क्या कारण था हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा, पूरा रिलेट करके हम लोग चलेंगे। मगध साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि और सैन्य सुधार, यानी यहाँ का जो आर्थिक स्थिति था बहुत बढ़िया था। और दोस्तों आप लोग खुद रिलेट कीजिए, जिसके पास धन दौलत होगा वही तो लड़ सकता है ना। तो अगर आपके पास कोई धन दौलत ही नहीं, पैसा ही नहीं है, तो आप किसी के साथ क्या लड़ेंगे। तो ऐसे ही स्थिति था मगध साम्राज्य का। वहाँ जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही बढ़िया था। साथ ही साथ सैन्य सुधार भी किया, नया नया सैन्य व्यवस्था लागू किया, शासक द्वारा राजनीति का केंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मगध साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे राजा था, उन सभी छोटे राजाओं को ये वहाँ के जो बड़े बड़े शासक हुआ उन सभी को पराजित करके और पूरा मगध साम्राज्य को यूनाइट किया, केंद्र बनाया है ना।
समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था उसने भी बहुत प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने क्या किया, यहाँ का जो प्रमुख प्रमुख शासक हुए उसने बौद्ध धर्म को फैलाया और बौद्ध धर्म बहुत फूला फला। ठीक है, बौद्ध धर्म। उसके बाद मगध साम्राज्य में कला और संस्कृति का भी वृद्धि हुआ। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में दोस्तों कौन कौन सा वंश हुआ एक एक करके हम लोग देखते हैं। मगध साम्राज्य में शासन करने वाली प्रमुख वंश निम्नलिखित थी। पहला था दोस्तों मगध साम्राज्य का राजवंश हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। तो सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश को देखते हैं। दोस्तों उतना डिटेल्स में कवर नहीं करेंगे, हम लोग क्विक रिवीजन के जैसा कवर करेंगे। हम लोग को वास्तविक में मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजवंश था और साथ ही साथ सब पहला मगध साम्राज्य का वंश था। ठीक है, मगध साम्राज्य का जो सबसे पहला वंश था यानी हर्यक वंश, उसका पहला शासक था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार दोस्तों बहुत साल तक शासन किया और 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के गद्दी पे बैठा और 52 वर्ष तक राजगद्दी पे रहा। दोस्तों इसका जो हत्या है उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और अजातशत्रु ने भी अपने पिता के भांति उसने भी शासन किया बहुत लंबे समय तक और उसका भी हत्या करके उसका पुत्र उदयन अब राजगद्दी पर बैठा, उसने भी शासन किया। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों मगध साम्राज्य में देखा जाए तो पिता का हत्या पुत्र करता है, फिर उसका पुत्र उसके पिता को हत्या कर देता है और ऐसा ही क्रम चलता रहता है। और लास्ट जो शासक था वो हर्यक वंश का वो था नागदशक। ठीक है, उसका भी हत्या दोस्तों शिशुनाग वंश के जो शासक थे शिशुनाग उसने कर दिया और अपना एक नया वंश स्टार्ट कर दिया, वो था शिशुनाग वंश। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पहले हर्यक वंश को देखे, उसके बाद शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश जो था ये दूसरा मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला दूसरा राजवंश था जिसके संस्थापक कौन था, शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग वंश उतना ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। ठीक है, तो उसके जो शासक थे शिशुनाग उसने बहुत समय तक शासन किया, करीबन 18 वर्ष तक उसने शासन किया। उसके बाद कालअशोक शासन किया, उसने 28 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद दोस्तों कालअशोक का मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो नाई था ना पद्मानंद, वो शासन पूरा का पूरा वो अपने हाथों ले लेता है और वो शासन करता है। ठीक है, और उसने एक नया धर्म को स्थापित किया था, वो धर्म था नंद वंश। ठीक है दोस्तों, आप रिलेट कर पाएंगे नंद वंश को धनानंद का भी आप लोग ने टीवी सीरियल में चंद्रगुप्त जरूर देखा होगा, तो उसी को हम लोग ये करते हैं। ठीक है, पहले से समझ रहे हैं, मौर्य वंश तक आएंगे। ठीक है, तो नंद वंश का जो शासक था वो था महापद्मनंद और महापद्मनंद ने ही नंद वंश की स्थापना किया था और ये जो वंश था ये मगध साम्राज्य का तीसरा वंश था नंद वंश। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रमुख शासक आए लेकिन उतना वो फेमस नहीं हुए। जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो महापद्मनंद था क्योंकि उसने अपने आप को परशुराम का अवतार कहा था। ठीक है, और वो नंद वंश की स्थापना भी किया था, इसलिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अंतिम शासक था नंद वंश का वो था धनानंद। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं जिसको विरासत में कोई संपत्ति मिलता है तो वो उतना वैल्यू नहीं देता है, जो खुद से कमा करके अपना संपत्ति एकत्रित करता है उसका वो हर चीज़ का वैल्यू को समझता है। वैसे ही था दोस्तों धनानंद पद्मानंद का पुत्र नहीं था, बहुत था। ठीक है, पोता से भी बहुत यह था। ठीक है, तो जो धनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ, जो बहुत ही अत्याचारी शासक हुआ था। हमेशा नशे में धुत रहता था, किसी का भी बात नहीं सुनता था, हमेशा दूसरे का अपमान करता रहता था। दोस्तों उसी टाइम क्या हुआ, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था। ठीक है, तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने वाला था तो तक्षशिला का एक आचार्य था जिनका नाम था चाणक्य, वो दूरदर्शी
व्यक्ति थे, ठीक है। तो उसने आभास हुआ कि वो जो सिकंदर है वो अभी मगध पर आक्रमण करेगा, ठीक है। मगध पर यानी पूरी भारत पर आक्रमण करेगा, और मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यह था, महाजनपद था। तो उसने सोचा कि मैं धनानंद के पास जाऊंगा और ये सब बताऊंगा कि जो सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए आप लोग भी अपना सेना रेडी रखिए, ठीक है। तो इस उद्देश्य से चाणक्य गए थे धनानंद के पास, लेकिन धनानंद उसका एक बात नहीं सुना, उल्टा उसका अपमान करके वहाँ से भगा दिया, ठीक है। और दोस्तों क्या हुआ, उसने अपमान के साथ साथ उसने प्रतिशोध लेने का ठान लिया। कौन? चाणक्य। और पूरा नंद वंश का खात्मा कर दिया, और नंद वंश के स्थान पर एक नया वंश का स्थापना हुआ, जिसे हम लोग मौर्य वंश कहते हैं। और दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो भारत के प्राचीन मगध साम्राज्य का अंतिम वंश नंद वंश का धनानंद था, ठीक है। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, और इस तरह मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ और मगध साम्राज्य का अंत हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग मगध साम्राज्य का जो अंत होने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। मौर्य साम्राज्य में आप लोगों को स्पेशली 3 शासक के बारे में पढ़ना है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक, और तीसरा है दोस्तों बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को उतना नहीं पढ़ने से भी चलेगा, लेकिन स्पेशली आपको 2 शासक के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स और डीप नॉलेज रखना होगा, ठीक है। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ये तीनों को आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। आई होप मगध साम्राज्य से हम लोग मौर्य साम्राज्य तक जो एकदम पूरा सीरियल वाइज पढ़े, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये जो मैंने आप लोगों को जो बताया कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ मगध साम्राज्य का अंत होने के बाद, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं पूरा मगध साम्राज्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य था उसको पूरा डिटेल्स में कवर करवा दूंगा। दोस्तों एक सवाल भी एग्ज़ाम में मेरे पढ़ाने के बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों कोई भी पेड नहीं होगा, पूरा का पूरा मैं फ्री में कंटेंट दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा मौर्य वंश का जो स्रोत, ठीक है। तो मौर्य वंश को हम लोग किस तरह से जानते हैं, उसका बारे में क्या एविडेंस है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और साथ ही साथ प्रमुख जो ग्रंथ है उसके आधार पर हम लोग मौर्य साम्राज्य का जो स्रोत है उनको पढ़ेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुली रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।